तो सबसे पहले सीबीएसई के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए क्या करवाया था, विनीत जोशी। विनीत जोशी जी का नाम आप सभी को याद है भाई। विनीत जोशी को क्या बनाया गया था, सीबीएसई का अध्यक्ष, जो कि दोस्तों ये प्रयागराज से संबंध रखते हैं। कहाँ से, प्रयागराज से इनका संबंध था भाई, ये ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो दिनेश शकलानी। किसका नाम नोट करना था यहां पर आप सभी को, दिनेश शकलानी। दिनेश शकलानी का नाम यहां नोट करना था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब से होती है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ध्यान रखना है ये 1987 में दोस्तों इसकी शुरुआत होती है। राजीव गांधी सरकार, ध्यान रखना है, राजीव गांधी सरकार द्वारा। और प्रथम प्रयास इसका कहाँ से होता है, तो प्रथम प्रयास होता है इसका तमिलनाडु से। कहाँ से, तमिलनाडु से, ये ध्यान रखना है, ये यहां से विशेष बन जाएगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शुरुआत कब से करी जाती है, तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शुरुआत अगर देखेंगे तो ये वर्ष 2004 से इसकी शुरुआत करी गई थी। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था, आवासीय विद्यालय, यहाँ पर क्या बनाना, आवासीय विद्यालय बनाना दोस्तों, ये इसका संकल्प था, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ बालिकाओं के लिए, किसके लिए, बालिकाओं के लिए ये अभियान लाया गया था। किसके लिए, बालिकाओं के लिए लाया गया था, ये यहाँ से ध्यान रखना है। तो आवासीय विद्यालय का निर्माण करना। केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत कब से करी गई थी, तो केंद्रीय विद्यालय दोस्तों ये 15 दिसंबर, ध्यान रखना है, इनकी शुरुआत 15 दिसंबर 1963 से होती है। कब से होती है, 15 दिसंबर 1963। जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत कब से होती है, शैक्षणिक के लिए दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जवाहर नवोदय विद्यालय अगर देखेंगे तो इनकी शुरुआत करी जाती है 1986 से। कब से, 1986। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से नोट करना, सभी पॉइंट्स नोट करिएगा। तो सीबीएसई के निदेशक विनीत जोशी, एनसीईआरटी के दिनेश शकलानी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, कस्तूरबा गांधी विद्यालय 2004, केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत 15 दिसंबर 1963 और जवाहर नवोदय विद्यालय 1986 हो जाएंगे सभी का। तो ये सभी पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी को यहाँ से लेके चलेंगे। उत्तर प्रदेश का उत्तर दक्षिण विस्तार बताओ भाई। गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, उत्तर प्रदेश में किस मृदा का विस्तार है। चलो भाई शुरू हो जाओ तो जरा फटाफट। ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सभी का आंसर करते हुए आप सभी को आगे बढ़ना है। चलिए भाई शुरू हो जाइए। तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों उत्तर दक्षिण विस्तार, उत्तर प्रदेश का उत्तर दक्षिण विस्तार अगर देखेंगे तो उत्तर दक्षिण जो विस्तार होता है ये होता है 240 किलोमीटर। कितना, 240 किलोमीटर। और पश्चिम पूर्व विस्तार अगर देखेंगे तो ये कितना होता है, 650 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है, हो जाएगा सभी का, बहुत बढ़िया। तो उत्तर दक्षिण यानी उत्तर दक्षिण को अगर हम लोग पकड़ ले, ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया दोस्तों आपका पश्चिम और ये हो गया पूरब। तो ये दोनों विस्तार यहाँ से नोट करिएगा। गंगा नदी का प्रवेश कहाँ से होता है भाई, तो गंगा नदी बिजनौर से। कहाँ से प्रवेश करेंगी, बिजनौर से और बलिया से बाहर, बलिया से बाहर। और 27 जिलों से प्रवाह, 27 जिलों से क्या है, 27 जिलों से प्रवाह, ये यहाँ से ध्यान रखना। यमुना नदी प्रवेश कहाँ से करती हैं, तो फैजाबाद से। कहाँ से, फैजाबाद से प्रवेश, और ये फैजाबाद सहारनपुर में है। कहाँ पर है, सहारनपुर में, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है, तो 9 कृषि जलवायु प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किस मृदा का विस्तार सबसे अधिक है, तो ध्यान रखना है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है भाई, जलोढ़ मृदा का विस्तार सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, ये यहाँ से ध्यान रखना है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पर आइए, अगला पढ़ाओ। तो ये होगा दोस्तों पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, 7, 8, 9, 10। चलिए भाई अब इस पे बात करते हैं। कर्मनासा किसकी सहायक नदी है, तो कर्मनासा दोस्तों चौसा के निकट, चौसा, चौसा ध्यान रखना ये बक्सर में है। कहाँ पर है, ये बक्सर में है, चौसा के निकट। चौसा के निकट किससे मिल जाती है, चौसा के निकट जाकर के मिलती हैं गंगा से। किससे, तो गंगा की सहायक नदी है। प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे अधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। कहाँ पर, गोरखपुर में।
कौन सा भाग सबसे शुष्क है? तो प्रदेश का दोस्तों पश्चिमी भाग। कौन सा? पश्चिमी भाग सबसे शुष्क है, यानी कि मथुरा का क्षेत्र, आगरा का क्षेत्र, मथुरा आगरा इटावा का क्षेत्र। हिंडन किसकी सहायक नदी है? तो हिंडन दोस्तों ये सहायक नदी है यमुना की। और रोहिणी किसकी सहायक नदी है? तो रोहिणी सहायक नदी है राप्ती की। सही है सभी का? चलिए भाई फटाक से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, हर प्रश्न सभी के लिए खास है। चंबल नदी किसकी उपनदी मानी गई है भाई? चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल दोस्तों निश्चित रूप से आप सभी इसका आंसर करेंगे यमुना, इसके अलावा कुछ नहीं। किसकी उपनदी है? यमुना की। किसकी है? यमुना की उपनदी, ये यहां से करना है। सिंधु जल समझौता के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं होती है? तो इसमें अगर देखा जाए तो रावी नदी का नाम जिक्र में नहीं आता है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में दोस्तों इनकी जो संयुक्त जलधारा होती है उसी को कहते हैं मेघना। उसी को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं भाई, ये ध्यान रखना है। क्योंकि इस क्षेत्र में अगर देखेंगे तो गंगा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, गंगा बांग्लादेश में किसके नाम से? गंगा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से एंट्री करती है। और ब्रह्मपुत्रा दोस्तों ये जमुना के नाम से। किसके नाम से? जमुना के नाम से। और ये दोनों आगे चल करके जब आपस में मिलती हैं तो ये एक धारा बनती है और ये मेघना हो जाती है। क्या हो जाती है? मेघना हो जाएगी, ये यहाँ से ध्यान रखना। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो अमरकंटक से निकल रही है, एक जाती है दोस्तों सोन नदी जो पूरब के क्षेत्र का अनुसरण करती है, और एक हो जाती है नर्मदा जो पश्चिमी क्षेत्र का अनुसरण करती है। तो ये नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी भाई? तो एक नदी हो जाएगी सोन, यानी एक नदी कौन सी हो जाएगी? एक नदी हो जाएगी सोन, और एक नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा। ये दोनों यहाँ से ध्यान रखिएगा विशेष। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा एवं बेतवा में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी में कौन सी होती है? बेतवा। और ये बेतवा जाकर के मिलती है यमुना में। किसमें? यमुना में। और यमुना जाकर के मिलती है गंगा में। किसमें? गंगा में। तो इसमें से कौन सी नदी हो जाएगी भाई? बेतवा नदी हो जाएगी। ये यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखिए बेतवा। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? चलो भाई, तवा, दूधी, बरनी, ये सब बहुत ही चर्चित नदियाँ होती हैं। तो तवा किसकी सहायक नदी है ये आप सबको यहाँ से बताना है। चलिए भाई शुरू हो जाइए। तवा किसकी चर्चित सहायक नदी होती है? तवा, दूधी, बरना, ये सब के सब नर्मदा की सहायक नदियां। हिमालय पार की नदी कौन सी है? हिमालय पार की नदी के तौर पर किसको हम लोग देखते हैं? तो सतलज। कौन सी नदी आती है भाई? सतलज नदी को हिमालय पार की नदी करते हैं। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। गोदावरी, नर्मदा, तवा तथा सोन में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार या उसके आसपास से नहीं निकलती है? उसके आसपास से नहीं निकलती है। तो यहाँ पर देखें नर्मदा, तवा, सोन ये सब तो जुड़ेंगी, लेकिन ये गोदावरी दोस्तों, गोदावरी ध्यान रखना है, गोदावरी यहाँ पर नहीं बनेगी, गोदावरी नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि ये महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र से निकलने वाली नदी बनेगी, ये यहाँ ध्यान रखना। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी होती है? क्षिप्रा नदी तट पर स्थित है उज्जैन। सतलज, घाघरा, बेतवा, तापी नदियों में से कौन सी नदी भारत से होकर के पाकिस्तान में जाती है? तो भारत से होकर के पाकिस्तान में जाने वाली नदी में कौन सी हो जाएगी भाई? सतलज नदी, ये यहाँ से कर लेंगे, सतलज नदी हो जाएगी जो कि विशेष हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़े। तो ये इस श्रृंखला का कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं, गंगा बन जाता है तो हरिद्वार में। कहाँ पर? हरिद्वार में। और दोनों जब आपस में मिलती हैं तो वो स्थान क्या कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है। क्या? देवप्रयाग। पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? तो ये जो अपलावन नहरें हैं दोस्तों, इसमें जल नदियों से आता है। कहाँ से? नदियों से इसमें जल आता है। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है?
तो सभी हिमालय नदियां, यानी यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके अंतर्गत सभी हिमालय नदियों का क्षेत्र जुड़ता है। लेकिन विशेष तौर से अगर देखा जाए तो सियाचिन ग्लेशियर से दोस्तों जो पानी पिघलता है ये नुब्रा नदी, और ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर नुब्रा घाटी भी कहलाता है। क्या कहलाता है? नुब्रा घाटी भी कहलाएगा। ये यहाँ से ध्यान रखना है। हो जाएगा सभी का। तो ये इस श्रृंखला के दोस्तों अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।